पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं ठगी का शिकार हो गई, माने लगभग हो गई थी। ठगी जिसमें राष्ट्रीय उड़ान कंपनियां, सरकार सब शामिल होते हैं। फिर क्या था, मैं काफी सैड थी। फिर मैंने अपना फोन उठाया, एक ट्वीट किया और मैं खुश हो गई। लेकिन अपनी खुशी के एक सेकंड बाद तो मैं पहले से भी ज्यादा सैड हो गई। पता है क्यों? जब मैं अचानक से स्वहित से ऊपर उठ करके परहित यानी जनहित में सोचने लगी, तब दुखी हो गई मैं। बात बताने के पहले आप लोगों से दो निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि देश के सभी, चाहे वो छोटे से छोटा मुद्दा हो या फिर बड़े से बड़ा, वो सभी को किसी न किसी रूप में, हम सबको सबसे जुड़ा होता है, सबको प्रभावित करता है। भले ही हम में से ज्यादातर लोग उस सुविधा का सीधे तौर पर फायदा ना ले रहे हों। हमें अपनी सरकारों, जिम्मेदार लोगों और संस्थाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो पहला निवेदन यह है कि ये जो सुविधा देने के नाम पर लोगों को बरगला करके सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, उसके प्रति हम लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। नहीं तो सरकारों और कंपनियों की मिली भगत को ब्रिटिश इंडिया कंपनी बनने में देर नहीं लगेगी और जनता को मॉडर्न गुलाम बनने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि इसका ट्रेलर अभी हाल ही में पब्लिक ने इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस के रूप में देख ही लिया है कि कैसे कंपनी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। तब सोचिए कि अगर देश की 2-4 बड़ी कंपनियां ही ऐसे मिल जाएं और ऐसी हरकतें करने लगें, फिर क्या होगा। इसके बाद ही दूसरा निवेदन आप लोगों से इससे ही जुड़ा हुआ है कि मोदी जी ने देश के आम लोगों को सपना दिखाया था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। देखना कहीं इनकी हवाई वाली बात को सीरियसली मत ले लेना, नहीं तो हवाई जहाज में बैठने के चक्कर में आपकी पॉकेट और हवाई चप्पल दोनों ही हवाई हो जाएंगे। तो बात तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे मामला हवाई जहाज और उससे जुड़ी कंपनियों का है, लेकिन हवाई नहीं है, जमीनी है। तो चलिए इस वीडियो में अपने साथ की घटना को बताते हुए इन कंपनियों की मनमानी पर बात करेंगे, क्योंकि ये मामला जनहित से जुड़ा हुआ है। तो फिर चलिए इसी बात पे बात करते हैं पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। बात यह है कि मैंने एयर इंडिया की टिकट की थी एक प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप के जरिए, वहां से मैंने बुक किया। लेकिन एयर इंडिया ने मेरी फ्लाइट एक दिन पहले ही रीशेड्यूल कर दी। इसके बाद तो मुझे टिकट कैंसिल करना ही पड़ा। भाई प्लान है अपना, क्योंकि जाऊंगी तो मैं अपने ही टाइम पर ना, कि एयर इंडिया के टाइम से। टिकट कैंसिल करने के बाद मुझे रिफंड मिलता है 0। दिया मैंने कितना, 6000। मिला मुझे कितना, 0, 0। कभी वेबसाइट, कभी कस्टमर सर्विस के बीच आम नागरिक की तरह नाच के जब दिमाग खराब हुआ, तो मैंने अपने प्रिविलेज का फायदा उठाया। प्रिविलेज पढ़े लिखे होने का, मॉडर्न सोशल प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव होने का, जर्नलिस्ट होने का। कैसे, बताती हूँ। मैंने किया ट्वीट जो कि लाखों लोगों तक पहुंच गया। इसके बाद तो मुझे कंपनी ने बदनामी के डर से ही पूरा रिफंड दे दिया और ट्वीट डिलीट करने की रिक्वेस्ट करने लगे। ट्वीट डिलीट करवाना इनकी प्रायोरिटी है, क्योंकि रेटिंग खराब हो रही थी। अब मेरी रीच लाखों लोगों तक पहुंच गई, ठीक है, ट्वीट करना आता है। उनके बारे में सोचिए जिनको अपनी ऐसी परेशानियों की शिकायत करने का मैकेनिज्म मालूम ही नहीं है, या जो इतने टेक्निकली अवेयर नहीं है। ऐसे लोगों के साथ ये कंपनियां क्या करती हैं, कितना परेशान करती हैं। माने रीशेड्यूल करो तुम, सजा हम भुगते हैं। हमारे हिसाब से हम प्लान करेंगे, ट्रैवल करेंगे, या इन कंपनियों के टाइम के हिसाब से। आम लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते रहते हैं। ये मेक माई ट्रिप जैसे जो प्लेटफॉर्म है, वो बोलेंगे कि आप ना एयर इंडिया से बात करो, वहां कॉल करो। वो कहेंगे ना आप इस प्लेटफॉर्म से बात करो, ये इधर वो उधर, टेबल टेनिस के बॉल की तरह इधर से उधर फेंकते रहेंगे, और इतने के बाद भी पैसा मिलता है 0। हाँ, लोगों की ही बात को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू में बोला था कि मुझे काफी सैडनेस हुई कि भाई चलो कम से कम मेरे पास इतना तो है ना प्रिविलेज कि मैं बोल पा रही हूँ, बता पा रही हूँ। मेरा पैसा तो वापस आ गया, पर आम लोगों का क्या? क्योंकि कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुतेरे लोग हैं जिनके पैसे ये कंपनियां खा गई। ये समस्या केवल मेरी नहीं है, ऐसी घटनाएं लोगों के साथ हमेशा होती रहती हैं, हर रोज होती हैं, लेकिन इसका समाधान कुछ नहीं होता है। तो क्या ये कंपनियां सच में इतनी पावरफुल हैं कि इनके सामने हमारी सरकारें कमजोर हो गई हैं, या फिर इनको पूरी तरह से छूट मिली हुई है? चलिए पूरा मामला समझते हैं हम। दरअसल भारत में हवाई किराए यानी एयरफेयर और एयरलाइंस के संचालन की सर्वोच्च सरकारी अथॉरिटी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसको शॉर्ट में मोका कहते हैं, वो है। उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ही अंतर्गत आता है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये इनके तहत ही काम करता है, जो कि सुरक्षा, लाइसेंस, नियम और यात्री अधिकारों की निगरानी करता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि DGCA या मोका
सामान्य परिस्थितियों में टिकट के दाम तय नहीं करते हैं। भारत में एयरफेयर को 1994 के बाद डीरेगुलेट कर दिया गया, यानी सरकार ने एयरलाइंस को ये आजादी दे दी कि वो डिमांड, सप्लाई, ईंधन, कीमत, सीट उपलब्धता और समय के आधार पे अपना किराया खुद तय करें। मतलब कि ये किराया तय करने में सरकार का कोई रोल होता ही नहीं है। ये काम कंपनियां अपने मन से मनमाने तरीके से ही करती हैं। अब सवाल आता है कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, इज माई ट्रिप जैसे ऐप किस नियम पर टिकट बेचते हैं। ये कंपनियां ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स OTA कहलाती हैं। ये खुद टिकट तय नहीं करती हैं, बल्कि एयरलाइंस के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सीधे एयरलाइन API से टिकट बेचती हैं। GDS एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क है जो एयरलाइंस, होटल, कार रेंटल और क्रूज जैसी यात्रा सेवाओं को ट्रैवल एजेंटों और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों से जोड़ता है, जिससे वो एक ही जगह से उड़ाने, कमरे को बुक और मैनेज कर सकते हैं। वहीं API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वो सॉफ्टवेयर टूल है जो इन GDS सिस्टम को आपके अपने एप्लीकेशन से जोड़ता है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे भी लग रहा है, पर आसानी से समझने की हम लोग कोशिश अभी कर रहे हैं। भारत में ये कंपनियां मोका की नोडल गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स 2020 और DGCA के पैसेंजर चार्टर नियमों के तहत काम करती हैं। कानूनी तौर पर OTA सिर्फ एक मध्यस्थ यानी कि इंटरमीडियरी है। भारत में जिस तरह से रेलवे के लिए IRCTC है, उस तरह से सेंट्रल एयर बुकिंग के लिए कोई भी वेबसाइट है ही नहीं। कारण यह है कि भारत में हवाई सेवाएं पूरी तरह से प्राइवेट एयरलाइंस के मॉडल पर चलती हैं। सरकार सिर्फ रेगुलेटर है, इसलिए टिकट या तो एयरलाइन की अपनी वेबसाइट से बुक होता है या फिर OTA ऐप्स के जरिए, जैसे कि बताया मैंने आपको मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ऐसी जो कंपनियां हैं। लेकिन असली शर्तें एयरलाइन कंपनियां ही तय करती हैं। DGCA या मोका ने रिफंड की प्रक्रिया को रेगुलेट किया है, रिफंड की राशि को नहीं। यही सबसे बड़ा लूप होल है। DGCA का पैसेंजर चार्टर ये तय करता है कि अगर एयरलाइन खुद फ्लाइट कैंसिल करती है या शेड्यूल बदलती है तो यात्री को पूरा रिफंड या वैकल्पिक फ्लाइट देना अनिवार्य है। लेकिन अगर यात्री खुद टिकट कैंसिल करता है तो मामला टिकट के फेयर रूल्स पर निर्भर करता है। टिकट आमतौर पर नॉन रिफंडेबल या फिर हाई कैंसिलेशन चार्जेस वाले होते हैं। इसमें एयरलाइन कैंसिलेशन फी काटती है, OTA अपनी कन्वीनियंस फी नहीं लौटाती है और कई बार टैक्स का हिस्सा भी ये लोग अपने पास ही रख लेते हैं, देते नहीं है जनता को। रीशेड्यूलिंग यानी डेट चेंज में भी यही होता है। अगर किसी फ्लाइट को एयरलाइन खुद रीशेड्यूल करती है और उसके बाद भी यात्री को टिकट कैंसिल करने पर 0 या फिर बहुत कम रिफंड मिलता है तो इसका कारण कानून और व्यवहार के बीच एक बड़े ग्रे एरिया को दिखाती है। DGCA के पैसेंजर चार्टर के अनुसार जब फ्लाइट में बदलाव एयरलाइन की तरफ से किया जाता है तो यात्री को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वैकल्पिक फ्लाइट या पूरा रिफंड मिलने का अधिकार होता है, चाहे टिकट नॉन रिफंडेबल ही क्यों ना हो। लेकिन समस्या यह है कि नियमों में सिग्निफिकेंट चेंज की कोई साफ और तय परिभाषा नहीं दी गई है और इसी का फायदा एयरलाइंस उठाती हैं और बार बार किए गए छोटे बदलाव को माइनर ऑपरेशनल चेंज बता करके फुल रिफंड देने से बच जाती हैं। इसके अलावा जो कुछ रिफंड मिल भी जाता है उसे क्रेडिट सेल या वॉलेट में रखने के लिए नियमों के लूप होल्स का ये फायदा उठाते हैं। भारत में एयरफेयर सामान्य दिनों में डीरेगुलेटेड होता है, यानी एयरलाइंस खुद ही डिमांड और सप्लाई के हिसाब से टिकट के दाम तय करती हैं। लेकिन कभी इमरजेंसी के टाइम पर इन्हें रेगुलेट भी किया जा सकता है, जैसे कि कोविड के टाइम पे या अभी जो हाल ही में इंडिगो क्राइसिस हुआ था तब। लेकिन यहां आप लोग एक बात ध्यान में रखिए कि अभी जो किराया फिक्स किया गया था वो एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए था, वो एक झुंझुना ही था कुछ टाइम के लिए, देशव्यापी गुस्सा जो इनको शांत कराना था। इंडिगो क्राइसिस याद है ना आपको? कहीं आप लोग भूले तो नहीं है ना? नहीं, वो क्या है ना कि जनता की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। याद करिए अभी इस बीते दिसंबर की शुरुआत में ही इंडिगो ने अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स की 2507 उड़ानें कैंसिल की और 1852 उड़ानें देरी से चलाई और इसमें ज्यादातर हवाई अड्डों पर फंसे 3 लाख से अधिक यात्रियों को मुसीबत झेलनी पड़ी थी। किसी की शादी छूट गई तो कोई अपने घर नहीं पहुंच पाया। अब इस समस्या की कल्पना आप कर सकते हैं कि लोगों ने जमीन पर लेट करके बिना खाए पिए ही समय काटा। उस समय सरकार ने कारणों की व्यापक समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया।
समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने इंडिगो को चेतावनी दी और लगभग 22 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। भारत में प्राइवेटाइजेशन और कुछ कंपनियों की मोनोपोली का ही ये नतीजा है कि भारत सरकार को इन कंपनियों के सामने नरम रवैया अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि टिकट प्राइसिंग, रिफंड रूल और कंपनियों पर रेगुलेशन के लिए संसदीय समिति ने सुझाव और एक ड्राफ्ट को प्रस्तावित किया है, लेकिन उसे अभी तक मंजूरी ही नहीं मिल पाई है। तो क्या इसे कंपनियों की ताकत या मोनोपोली ही समझा जाए या फिर कोई और खेल चल रहा है? इन कंपनियों की मनमानी इतनी है कि इन सारे विषयों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंडर है और इसकी सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने संबंधित मंत्रालय से फ्लाइट रेगुलेशन के बारे में जवाब मांगा है। अब देखना यह है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के आम लोगों को राहत दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाएंगे। इंतजार करिए, क्योंकि अब अगली सुनवाई फरवरी में है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।